बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आपके सामने पहले बड़ी अहम खबरें रखूं जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हो रही हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बाद अब मुल्तान के कमिश्नर की भी हाउस अरेस्ट की खबरें हैं। लाहौर में यास्मीन राशिद के हल्के से रिटर्निंग अफसर भी एतराफ़ जुर्म कर रहा है। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में तहरीक इंसाफ की पहली बड़ी कामयाबी, फॉर्म 45 अदालत ने तस्लीम किया। तीनों नोटिफिकेशन मुअत्तल। अब इस्तीफ़े भी आ रहे हैं, माफ़ियों का मुतालबा भी हो रहा है और ज़मानतें भी शुरू हुई। मैं बताता हूँ किसके इस्तीफ़े हैं, किसकी माफ़ियाँ और किन की ज़मानतों की बात है। इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत है। तमाम मसालिक, तमाम अकलियतें, तमाम लोग इकट्ठे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर करार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बड़ा अहम इजलास, इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी की ज़िंदगी को जो लाहक शदीद खतरात है उस पर मामला भी बात करता हूँ। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के वोट जो हैं वो छापे जा रहे हैं और पीटीआई के जलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत में आलमी रैंकिंग इदारों की बड़ी बड़ी रिपोर्ट, 68 सफ़ों की रिपोर्ट आ गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस वक्त क्या इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाने की पोजीशन में है। मुल्क की सबसे बड़ी अहम वजह मुआशी सूरत हाल और दो ताकतवर ग्रुपों के दरमियान जो तसादम है इस वक्त, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। क्या हलीमा खान और शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ अवाम का एहतजाज करना चाहिए। क्या इस वक्त होम्योपैथिक क़यादत काम कर रही है या पार्टी खान से मिली हुई हदायत पर अमल कर रही है। आज शेर अफजल की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी आज बड़ी अहम मुलाकात हुकूमत साजी के मामलात फाइनल करने जा रहे हैं। और टांक से NA43 फजल रहमान के साहबजादे मौलाना असद महमूद हार गए हैं दावड़ कुंडी तहरीक इंसाफ से। ये एक और सीट तहरीक इंसाफ जीत गई और इनके दरमियान वोटों का फ़र्क सिर्फ 593 वोटों का फ़र्क है। और अब ये मामला बड़ा अहम होगा। इसी से ये फजल रहमान साहब की सियासत का फैसला होगा कि वो किसकी हमायत करेंगे, किसकी मुखालफत करेंगे, किसके साथ खड़े होंगे। इस नतीजे के बाद अब ये आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो एक अहम सवाल, जो मार्शल लॉ इमरजेंसी, इलेक्शन दोबारा होने, कालदम होने, ठीक होने का ये मामला सबसे अहम है इस वक्त। क्योंकि मार्शल लॉ और इमरजेंसी की जो खबरें हैं वो बाकायदा तौर पर कंपनी खुद फीड करे। ये मैं आपको भी बता दूँ, मार्शल लॉ और इमरजेंसी लग नहीं सकते। उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो अगर इन्होंने जोर लगाया तो फिर अवाम भी तुर्की की तरफ जा सकती है, लेकिन लवाजमात इनके पास पूरे नहीं हैं। अब जो वाज़े तौर पर दो ग्रुप्स हैं, आपको पता है, जिनकी लड़ाई है इस पूरे खेल में और तबाही का शिकार, एक नवाज शरीफ का हमायती ताकतवर ग्रुप और दूसरा जरदारी की हमायत में। और ये आपस में स्कोर सेटल करने के चक्कर में पहले इन्होंने इंतखाबात तबाह बर्बाद किए। पीर पगाड़ा साहब ने GDA के धरने में एक बात की कि इलेक्शन के नताइज से पहले हमें इल्म था किसको कितनी पेमेंट हुई और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा पैसा रखने वाला शख्स आसिफ जरदारी, ये 2024 का पूरा इलेक्शन उसने खरीद लिया था। और नवाज शरीफ का जो हमायती ग्रुप है जो लंदन मुआहदा करके आए, वो इस मंसूबे को 9 फरवरी को उल्टा गया। जरदारी का मंसूबा था कि नवाज शरीफ को 50 से ज़्यादा नशिस्तें ना मिलें और उसका बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। लेकिन यहाँ नवाज शरीफ के जो हमायती ग्रुप हैं, जो जिनकी आंखें आपको पता है अगले बड़े ओहदे पर हैं, उन पर यह इल्ज़ाम भी है कि 3 अरब नवाज शरीफ से लेकर इलेक्शन में उन्होंने पैसा भी लिया। अब इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी का जो मामला सामने आया है, इसमें अभी तक किसी को पहले तो ये नहीं पता कि वो किस इदारे के पास है, किस कानून के तहत उसे रखा है और उसके पास जो सबूत है वो किस अदालत में पेश करने जा रहे हैं, वो अभी तक गायब है। और दूसरी तरफ मुल्तान के कमिश्नर की अभी हाउस अरेस्ट की खबरें भी ऊपर से आना शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर सबके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि एक ऐसे मौके पर जब सरकारी अफसरान आमतौर पर नौकरी छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद हज उम्रा करने, फिर बेज़मीरी की गुमनामी की ज़िंदगी में ज़िल्लो ख्वार होकर ही मर जाते हैं। अब ये कमिश्नर की गैरत किस तरह जाग गई, इसे गवाह बनाकर क्या सारा मलबा इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पर फेंकने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें तो देखें, दो राय तो हो नहीं सकती कि चीफ जस्टिस काजी साहब इस पूरे अमल में बराह रास्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल थे। ब्यूरोक्रेसी से पहले रिटर्निंग अफसरान को जो लगाया गया, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया, ये याद रखिएगा, बैरिस्टर उमैर पे इन्होंने तौहीन अदालत लगा के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जो 1985 के बाद कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लगाए, वो लोग लगाए जो तहरीक इंसाफ को जेलों में भेजते रहे, उनके घर तोड़ते रहे, जिन्होंने 70,000 की लीड से हारने वालों को जितवा दिया। और फिर तहरीक इंसाफ से काजी साहब ने जिस तरह बल्ला छीना, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया, इनकी अपनी माताहत अदालतों में फैसले सुन लें। फिर PTI के आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने आज़ाद कर दिया, और उसके बाद ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जिस पर ये मजाक उड़ाते रहे, ये वाज़े तौर पर इनका किरदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनके पीछे असल में ताकतवर लोग हैं जिन्हें बचाने के लिए इल्ज़ामात बराह रास्त कंपनी ने इन पर लगवाए। अब मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगाना क्यों नामुमकिन है।
देखें, पीपल्स पार्टी को डराना और धमकाना, क्योंकि नून लीग की हुकूमत साजी में मदद करें, और आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलाकात उसी सिलसिले में, क्योंकि मार्शल इमरजेंसी लगे तो सिंध की हुकूमत जो कि एक बहुत मजबूत हुकूमत, देखें इंतखाबात पाकिस्तान में जिस तरह मर्जी हो, पीपल्स पार्टी में सिंध की हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ कोई तब्दीली नहीं आती। इस सारे जोड़ तोड़ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या मरकज़ में, सिंध में कोई जोड़ तोड़ का रब्ता ही नहीं है, और कोई पार्टी वहाँ जाने का सोचती ही नहीं। इन्हें फ़र्क पड़ता है तो मार्शल लॉ या इमरजेंसी से। 44 साल की सियासत में 14 साल पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में और 30 साल अपोजिशन में, पसमानदा तरीन सूबा, गवर्नेंस, महंगाई, करप्शन, गुर्बत, बेरोज़गारी के बावजूद तहरीक इंसाफ सिंध में हमेशा हुकूमत बनाती है। अब देखें, कंपनी मार्शल लॉ इसीलिए नहीं लगा रही, लेकिन इन्हें डरा रही है। और कंपनी क्यों नहीं लगा रही? तो उनके पास आवाम नहीं है, दूसरा इंटरनेशनल दबाव नहीं है। पाकिस्तान की मुआशी हालत, ये याद रखें, बहुत बड़ी, कोई अभी जंग भी ऐसी नहीं जहाँ से डॉलर आए। माजी में तो जब भी मार्शल लॉ लगा, सबसे पहले तो अवाम ने सियासतदानों की करप्शन से जो तंग थे और दुखी थे सख्त, हमेशा मिठाइयाँ बांटी, खुशामदीद का अवाम की मकबूलियत थी। यकीन करें, बहुत से, मुझे खुद 99 का मार्शल लॉ जब ये मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हटा के हुकूमत बनाई तो अपनी आंखों से मिठाई की दुकानें खाली होती, मैंने खुद देखी। आज हालत यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान दूरियाँ और ये जो खलीज है बहुत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा लोग इमरान खान से दीवाने हैं, उसकी मोहब्बत कर रहे हैं। उसकी वजह देख लें आप, जिस तरह खान ने तारीखी पूरा सेटअप बदल दिया, इलेक्शन जीता। ये इंतखाबात पूरी दुनिया में इस तरह नहीं हो सकते, जहाँ निगरान हुकूमतें, अदलिया इदारे, इलेक्शन कमीशन, नैब, FIA, पुलिस, सब नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन, सब के सब। धांधली से पहले आपको पता है, हल्का बंदियाँ करके, जिस तरह नवाज शरीफ की हमायत में थे, पंजाब के वोट सिंध तक इन्होंने फेंक दिए ताकि लोग वोट ना डाल सकें। फिर लोगों को ज़बरदस्ती इलेक्शन वाले दिन 20-25% पाकिस्तानियों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। तहरीक इंसाफ को जलसा, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग, झंडा उठाने की इजाज़त ही नहीं थी, अभी तक नहीं है। लोगों के बीवी बच्चों को गिरफ्तार करके मारा जाता था, वो सब कुछ आपके सामने। सारी की सारी आला क़यादत जेलों में, और ये भी पाकिस्तान का एक नया रिकॉर्ड कि पाकिस्तान के इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में लोग जेल से इलेक्शन जीते। अब तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान छीन लिया उन्होंने, उसके बावजूद 58% अवाम, आपको पता है, इस निशान ना मिलने की वजह से वोट नहीं डाल सकी, और पोलिंग कैंप इन्होंने बंद किए। और आज 10 दिन हो चुके हैं, बैलेट पेपर छाप के वो वोट पूरे किए जा रहे हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अवाम जीत गई। तहरीक इंसाफ तमाम जमातों से सबसे ज़्यादा नशिस्तें भी इन हालात में लेगी और 2/3 अक्सरियत भी लेगी। तो अवाम की मोहब्बत इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ है। अब आप दुनिया की बात करें, इंटरनेशनल, तो माजी में देखें, पाकिस्तान में हमेशा इन्हें अमेरिका को हमारी जंग की ज़रूरत थी, चाहे वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ थी, चाहे वो बाद में मुशर्रफ की अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ थी, अयूब खान के दौर में भी इवन वियतनाम में पाकिस्तान की ज़रूरत थी जंग में। आज वो सूरत हाल नहीं है। इंटरनेशनल इदारे, मीडिया इनका सख्त मुखालिफ है। आप दुनिया के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस उठा के देखिए, कोई एक ऐसा इदारा नहीं जिसने इस बदतरीन धांधली को अपने प्रोग्रामों में, अपने अखबारात में, रसाइल में, जराइद में, कॉलम्स में जिक्र ना किया। CNN का सबसे बड़ा जो अब आपको पता है इदारा है, मीडिया हाउस CNN, उसका नंबर 1 शो फरीद ज़करिया करता है। वो उसके बयान है कि कभी कोई जेल की सलाखों के पीछे इस तरह इलेक्शन नहीं जीता जिस इमरान खान जीता है। बाकी टाइम्स मैगजीन, ब्लूमबर्ग, फ्रांस 24 देख लें, हिंदुस्तान, श्रीलंका, अरब रियासतें, अल जज़ीरा, तमाम के तमाम इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान वाहिद जमात और वाहिद रहनुमा जिस पर पूरा पाकिस्तान एतमाद करता है। अब इंटरनेशनल दुनिया इनके साथ नहीं है। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इनके तमाम नुमाइंदों ने, इंडिपेंडेंट इदारों ने पूरी रिपोर्टें छाप दी। अरब दुनिया आपको पता है हमेशा नवाज शरीफ के साथ ही माजी में, वो इसलिए कि पाकिस्तान को एक ऐसा मरीज समझते हैं जिसे ना तो मरने देना है ना इसका मुकम्मल इलाज करना है, क्योंकि दोनों सूरतों में उनके मफादात बुरी तरह तबाह होते हैं। वो भी इस दफ़ा इनके साथ नहीं है। अब तीसरा सबसे अहम पहलू जो पूरे पाकिस्तान को समझना है, वो मईशत का पहलू। ख़जाने की हालत ये है, तनख्वाहों देने के लिए पैसे नहीं होंगे कुछ महीनों में। ये जिना हाउस बार बार दिखाते हैं, उसकी पता नहीं मुरम्मत के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। ब्लूमबर्ग पाकिस्तान के कर्ज़ों पर एक 68 सफ़ात की पूरी रिपोर्ट जारी की उन्होंने आज। ये इस्लामाबाद थिंक टैंक है तबादलात के नाम से उन्होंने मशवरे जो हुकूमतों को देते हैं, बड़े स्मार्ट लोग हैं। ये दिवालियापन उन्होंने बताया जो गैर यकीनी सूरत हाल, मुल्क में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मसला स्टॉक एक्सचेंज अभी जिस तरह आपके सामने गिरी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत IMF का अगला प्रोग्राम, क्योंकि अप्रैल के महीने में 9 महीने का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। अब जो 125 अरब का बैरूनी कर्जा था और अंदरूनी गर्दिशी कर्जे, ये 6 गुना बढ़ चुके हैं अंदरूनी कर्जे। सूद की अदायगी और जो मजमूई मुल्की पैदावार है, अगर मैं आपको GDP जिसे कहते हैं आसान समझाऊं, तो माली साल में पाकिस्तान ने कितना मुनाफा कमाया, उससे कमाई जाने वाली रकम में अखराजात निकाल के सिर्फ मुनाफा निकालें तो वो मुल्क की सिर्फ बनने वाली वो चीज़ें जो मुल्क के अंदर शामिल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो वो बाहर बनाकर बेच के पाकिस्तान में मुनाफा था वो नहीं, वरना तो तबाही उससे भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की GDP के ये हालात हैं कि 2 साल पहले ये खित्ते की उभरती हुई दुनिया की 10 बड़ी मुनाफा बख्श मईशत में थी, आज पूरे खित्ते में सबसे कमतर दर्जे में पहुँच चुकी है।
महंगाई आपके सामने है, लेकिन जो फिगर्स रखूं तो इस वक्त दुनिया जहां जंगें लगी हुई हैं, यूक्रेन हो गया, अफ्रीका के ममालिक घाना, इथियोपिया हो गया, सीरियन हो गया, ये सारे, और श्रीलंका जो दिवालिया हो चुका है उनसे भी पाकिस्तान ऊपर है। महंगाई आप देख लें, इंडिया में सिर्फ 3% है भारत में, और सरकारी आदादोशुमार तो पाकिस्तान में 48 बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में से 7 गुना ज़्यादा, 7% ज़्यादा है। अब जो नई रेटिंग आज जारी हुई, हांगकांग की जो फिच कंपनी है जो रेटिंग जारी करती है, जो IMF से सबसे बड़ा मुश्किल मामला इनके लिए कर्जा लेना, क्योंकि इन्होंने हुकूमत ये 2 नंबरी जो की है। अभी 8 अरब जो पिछले साल 3 फरवरी 2023 से आपको पता है इन्होंने लिए, IMF का मंसूबा था, उसकी 50% शराइत उन्होंने सिर्फ पूरी की हैं, सिर्फ 50%। और IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है 2024 की वो बिल्कुल निचले दर्जों में। तो इन तमाम हालात में जो एडवेंचर करने की कोशिश करेगा वो तो निरी तबाही है। अब जिन इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल है, याद रखें वो तमाम इलाके आप देख लें, उन तमाम के नीचे कुदरती वसाइल मौजूद है जिन्हें निकालने नहीं देते। तो ये सारी वारदात इसलिए भूल जाए, मार्शल लॉ, इमरजेंसी वगैरह। लेकिन इस्लामाबाद की अब 3 नशिस्तों की अगर मैं बात करूँ, ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत थी। और दूसरी एक तरफ तो देखें नून लीग धांधली का मुकम्मल मनसूबा बनाकर बैठी हुई है, और हकीकी मानों में देखें तो अदालतों ने अगर इंसाफ किया तो नून लीग के पास आखिर में वो घर की 10 सीटें भी नहीं बचनी, और MQM तो शायद सीट ही ना ले सके, पीपल्स पार्टी से 5 ले जाए। ये मामलात बदलेंगे जब अवाम खुद सड़कों पर निकल कर इस क़यादत को मजबूर करेगी कि एहतजाज जारी रखें। अदालतों में चलते रहे मामला। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस, जैसे रात कॉलों में आपने सुना, और जो लोटियन का सोशल बाइकआउट का मनसूबा तो पहले से चल रहा है। अब जो धांधली की वारदात ये करी जा रहे हैं, देखें NA-15 मनसेरा में नवाज शरीफ के जाली फॉर्म 47 जो पहले ट्वीट किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त मुस्तरद की थी, अब दोबारा दरख्वास्त आई वो कबूल हुई, फिर हल्के में इन्होंने रिटर्निंग अफसर बदला, फिर लक्ष्मी चौक लाहौर से जो बैलेट पेपर की छपाई की पूरी वीडियोज़ आई सारी, शहजादा गस्तासफ खान के हाथों नवाज शरीफ को फिर भी शिकस्त, लेकिन नवाज शरीफ मानने को तैयार नहीं, कहता मुझे जितवाओ हर सूरत। अब ये तहरीक इंसाफ के जीते हुए वोट जो जलाए जा रहे हैं, इसकी वीडियोस आपने देखी हैं सोशल मीडिया पे। दूसरी तरफ नून लीग के बैलेट पेपर छपने की वीडियोस भी आपने देखी हैं। अब लोग सोच रहे हैं इतनी ज़्यादा तादाद में बैलेट पेपर छापने का मकसद क्या है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नशिस्तों का फैसला जज ने फॉर्म 45 की बुनियाद पर किया। जज ने शुएब शाहीन साहब से कहा सबूत दिखाएं, किधर है आपके पास। शुएब शाहीन साहब ने किए ले फॉर्म 45, NA 47, 48, तीनों के फैसले नोटिफिकेशन नून लीग के मुअत्तल कर दिए। अब यही काम पूरे पाकिस्तान में होना है, इसीलिए अब प्रिंटिंग प्रेसों में बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं कि एक तरफ तहरीक इंसाफ के जितने वोट पड़े हैं वो जला दिए जाएं, और जो इन उम्मीदवारों के पास नून लीग के फॉर्म 45 हो उसके मुताबिक उतने वोट थैलों में भर दें। दोनों के पास फॉर्म 45 होगा तो जज कहेगा निकालो थैले, गिनती शुरू करो। जहाँ जहाँ अदालत फॉर्म 45 मांगेगी, नून लीग अपना फॉर्म 45 लाएगी, PTI अपना लाएगी, दोबारा गिनती करेंगे उनके थालों में, वो नए वोट उन्होंने भर दिए होंगे इस दौरान। आज 10-11 दिन तो हो गए हैं। अफसोस की बात यह है अभी तक देखें कोई इनका गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जारी नहीं किया, और उसकी वजह क्या है कि वो अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर सकते कहाँ से जिताना है कहाँ से हराना है, और इनके बहुत सारे ज़मीर जाग रहे हैं। मुल्तान में अभी जो कमिश्नर के हाउस अरेस्ट की बात चल रही है, फिर रिटर्निंग अफसर जो यास्मीन राशिद के हल्के में एतराफ़ी बयान देने, इस तरह बहुत सारे लोग सामने आएंगे, और बहुत सारे धांधली के सबूत भी अदालतों में इंशाल्लाह सामने आएंगे। एजाज चौधरी डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत भी मंजूर होगी, और भी 3 ज़मानतें मंजूर हुई। सेनेट में आज तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन लोग ये बार बार यही सोचते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को सड़कों पर आके एक प्रॉपर एहतजाज करना चाहिए, ठीक ठाक प्रेशर बढ़ाना चाहिए, उसका दबाव का जिस तरह इन्होंने अपना एक हफ्ते वाले दिन किया, क्या हर हफ्ते इस तरह का एहतजाज हो। देखिए, अभी तो इमरान खान जेल में, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में मेरा नहीं ख्याल इतनी सलाहियत अभी है कि वो इस लेवल के इतने बड़े एहतजाज कर सके। खान खुद हो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, खान ने आवाज़ देनी थी, लोगों ने वैसे ही निकल आना। अब इसलिए एहतजाज करना भी मेरे ख्याल में इसके लिए इतना आसान नहीं है। इनका फोकस है, चूँकि इनकी अदालतों में वकला इनके स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर ये लोग, मेरा ज़ाती ख्याल है, देखिए मेरी ज़ाती राय है, सुन भी रहे होंगे शायद, शेर अफजल मरवत या अलीमा खान साहिबा को साथ मिला के एहतजाज की एक तहरीक शुरू कर दें, पूरे पाकिस्तान में एक स्लो प्रोसेस शुरू कर दें, जहाँ जहाँ ये दफ़ा 144 लगाए वहाँ ना करें एहतजाज, लेकिन एहतजाज का एक मरहला जारी रखें ताकि ये अखलाकी दबाव चलता रहे इनके ऊपर। अगर इस तरह इन्होंने आपने बिल्कुल छोड़ दिया अदालतों के ऊपर, अदालतों में बिलाशुबा जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ इस तरह का मामला हुआ, फिर तो ठीक है, फिर तो वो फॉर्म 45 के मुताबिक देंगे, लेकिन इतनी देर में नून लीग ने अगर वारदात पूरी कर दी तो फिर मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। अभी सुन्नी इत्तेहाद के साथ भी आज़ाद उम्मीदवारों का मामला हल हुआ, उस पर इनके एफिडेविट्स भी सामने आने लगे, भी अच्छा मामला है। बहरहाल ये सारे मामला चलेंगे, देखना है नवाज शरीफ और जरदारी की जो मीटिंग है उसके बाद क्या फैसला होता है। अगले इंटरव्यू में मेरे साथ इस्लामाबाद से जो तीनों हल्कों में मुअत्तल वो तीनों इंशाल्लाह उम्मीदवार हो सकते हैं मेरे साथ हों। शुएब शाहीन साहब हैं, वहाँ आमिर मुगल साहब हैं और अली बुखारी हैं। इनका बड़ा अहम केस है ये, अगर जीत के 3 हल्कों में तो उसके बाद फिर इन तहरीक इंसाफ का मामला शुरू होगा। उनसे उसमें तफसील से बात करेंगे कि इनका लाए अमल क्या है, क्या ये आगे एहतजाज करेंगे, किस तरफ जाएंगे, वो इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में आप देखिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।